हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का वेरी इजी टॉपिक जिसका नाम है म्यूटेशन या फिर जिसे हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। सो गाइस, जेनेटिक का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। जेनेटिक जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप जेनेटिक चैप्टर के सारे वीडियो लाइन से देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे करके रखा हुआ है, या फिर किसी भी टॉपिक को आप नॉलेज अड्डा या फिर लायन बैच के नाम से सर्च करोगे, बीएससी जूलॉजी 12th बायो 11 12, तो आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना क्योंकि मैं इसका बहुत ही इजी हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप IMP डाल लीजिए इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वेरी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में ये आता है। तो चलिए देखते हैं उत्परिवर्तन हम लोग किसे कहते हैं, म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो देखो, म्यूटेशन ना एक ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। देखो यहाँ पे म्यूटेयर, म्यूटेयर का मतलब होता है परिवर्तन होना या फिर चेंज होना। देखो, जब किसी जीव के जीनोटाइप में कोई चेंज हो जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। जस्ट सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बिफोर देखें तो एकदम नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब कोई बाह्य कारक या फिर किसी भी कारण की वजह से जब इसकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है तो यहाँ पर इसकी संरचना जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये अब इसके बाद जो भी जीव में लक्षण दिखाई देंगे वो हमारा म्यूटेशन कहलाएगा। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी जीव के शरीर में कोई अनुवांशिक परिवर्तन होता है, जेनेटिक चेंजेस शरीर के जीवों में आता है, जीवों के शरीर में आता है, तो वो हमारा म्यूटेशन कहलाता है। आया गया समझ में। तो ये म्यूटेयर वर्ड से मिलकर के बना हुआ है जिसका मतलब होता है परिवर्तन होना। मतलब जब हमारे जो डीएनए है, आरएनए है या फिर जो भी अनुवांशिक गुण है, जब उसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो हमारा म्यूटेशन कहलाता है। आगे मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन अच्छे से बता दूंगी, फिर आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल सेथ राइट ने सन 1791 में भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनके पैरों को देख करके उन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने देखा कि जो भेड़ के जो बच्चे हैं उनके जो पैर है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि क्यों ये म्यूटेशन की वजह से ये लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो किसने दिया, सेथ राइट ने दिया। अगर आप अपने एग्जाम में कोई टॉपिक आता है तो ये सारे टॉपिक को क्या पॉइंट को क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। सेकंड नंबर क्या है, ह्यूगो डी राइस। सन 1901 में इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन वर्ड जो है वो उन्होंने यूज किया। किसने, ह्यूगो डी राइस ने, है ना, सन 1901 में। अब उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो जीव पैदा होते हैं उन जीवों को म्यूटेंट कहा जाता है या फिर उत्परिवर्ती कहा जाता है। अगर उनके डीएनए में कोई परिवर्तन आता है, अगर उनके डीएनए में कोई चेंजेस आ जाता है तो इसके बाद जो भी जीव पैदा होते हैं उसको हम लोग म्यूटेंट कहते हैं। आया गई समझ में। तो जितना भी पॉइंट बताई हूं इसको आप लोग रफली नोट करते जाओ, है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका बहुत इजी डेफिनेशन बताती हूँ, तो लिख लेना आप लोग। देखो, जीवों की जीनोटाइप में, जीन की संरचना में, जैसे कि मैंने बताया डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जब इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाता है, कैसा एकाएक परिवर्तन होता है, देखो गुणात्मक या फिर मात्रात्मक, मतलब क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। जब गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं तो उनके कारण कुछ विभिन्नता पैदा होता है जिसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर जीन की संरचना में, डीएनए में, आरएनए में या फिर अनुवांशिक गुणों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक सी बात है जो भी अब जीव पैदा हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहलाता है। एक बहुत ही एक और अच्छा मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रही हूँ। किसी जीव में अचानक वंशानुगत होने वाले अनुवांशिकी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये भी आप लोग लिख सकते हो। जब किसी जीव में एकाएक कोई वंशानुगत परिवर्तन होता है, वंशानुगत अनुवांशिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। समझ आ गया गाइस आप लोगों को। अब सवाल ये है कि ये जो म्यूटेशन है वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है कि हानिकारक होता है। आप लोग सोच के देखो कि अगर जीन के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उससे जीव को फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी विभिन्नता जीवों के शरीर में आता है, कभी कभी वो फायदेमंद भी होता है किसी जीव के लिए या फिर जीव जाति, उनकी प्रजाति के लिए कभी कभी वो फायदेमंद भी होता है, लेकिन कभी कभी वो नुकसानदायक भी होता है ना। तो आगे मैं आप लोगों को
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बताऊंगी म्यूटेशन के, और चलिए हम लोग अभी इसके टाइप्स को देख लेते हैं। वैसे म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को सारे टाइप को बताते जाऊँ। चलिए इस म्यूटेशन का सबसे पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं। देखो कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, मतलब सेल टाइप के आधार पर, है ना। पहला क्या होता है, जर्मिनल म्यूटेशन, और दूसरा होता है सोमैटिक म्यूटेशन। हिंदी में भी लिख सकते हो जर्मिनल उत्परिवर्तन और सोमैटिक उत्परिवर्तन करके आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले दोनों को समझाने से पहले एक चीज आपको पता होना जरूरी है कि आखिर जर्मिनल सेल क्या होता है, जर्मिनल कोशिका क्या होता है, और सोमैटिक कोशिका हम लोग किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, जर्मिनल सेल किसको बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या क्या आते हैं आपके, जैसे कि स्पर्म के जो सेल होते हैं उसको जर्मिनल सेल बोलते हैं, जैसे कि ओवम एग हो गया हमारा। तो इनके जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल या फिर जर्मिनल कोशिका कहते हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है भाई, सेल टाइप के अकॉर्डिंग इस म्यूटेशन को डिवाइड किया गया है। तो समझ गए आप लोग जर्मिनल सेल मतलब क्या होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना उसको हम जर्मिनल सेल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सोमैटिक वर्ड यूज हुआ है, तो सोमैटिक सेल किसको बोलेंगे, हमारे शरीर की कोई भी कोशिका, हमारे शरीर में जो भी सेल हैं, किसको छोड़ करके, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके बाकी हमारे शरीर के किसी भी एरिया का जो कोशिका होगा, किसी भी एरिया का जो सेल होगा वो हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। आगे इतना समझ में। तो चलिए देख लेते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। देखो अगर स्पर्म की कोशिकाओं में या फिर जर्मिनल सेल में कोई भी चेंजेस आता है तो उसके फलस्वरूप जो भी संतान पैदा होंगी या फिर उनके जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अब इनसे जो संतान पैदा होने वाली है उनके जो भी पीढ़ी है वहां तक पूरा हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। मान लीजिए इस स्पर्म की कोशिका में अचानक से कुछ गड़बड़ी हो जाता है या फिर एग के सेल में अचानक से कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो इनके बाद जो इनसे संतान पैदा होने वाली है उसमें हमको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। मतलब होने वाली जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी, म्यूटेंट कहलाएंगे। इवन इनके जो भी पीढ़ी होंगे आगे, जो भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आगे तक पूरा हमको इनमें जो म्यूटेशन का जो लक्षण है वो हमको पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देगा, वो हमारा जर्मिनल म्यूटेशन कहलाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें इनके जर्मिनल सेल में ही क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, जिस वजह से इनमें जो इनकी जो होने वाली संतानें हैं उनमें उत्परिवर्तन अब दिखाई देने लगेंगी, है ना। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। अब देखो सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है। सोमैटिक म्यूटेशन में ये जर्मिनल सेल का कोई रोल नहीं होता है। की हम लोग बात करते हैं तो जो सोमैटिक म्यूटेशन होता है वो हमारे जीवन काल में किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अचानक किसी जीव के शरीर के किसी हिस्से का जो कोशिका है, जो सेल है, उसमें अचानक कोई गड़बड़ी हो जाता है, उसके सेल में कुछ परिवर्तन होने लगता है, तो वो हमारा सोमैटिक म्यूटेशन कहलाता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हाथ की कोशिका है ना, अब इस जगह पे कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है तो आगे चल के ये कैंसर का रूप ले ले। देखना कई बार होता है ना कि किसी जीव को कैंसर हो जाता है, फिर बहुत सारे ऐसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, फिर शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो जाता है, तो वो ये बोल सकते हो कि सोमैटिक म्यूटेशन का वो अच्छा उदाहरण है। क्योंकि शरीर के किसी भी कोशिका में कोई चेंजेस आया, अचानक उसमें कोई परिवर्तन आया जिसकी वजह से कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो गई या फिर म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है, तो वो आपका सोमैटिक म्यूटेशन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस क्या हमको देखने को मिला, पहला बात तो ये कि ये जर्मिनल सेल के ऊपर हो रहा है और दूसरा ये सोमैटिक सेल के ऊपर हो रहा है, मतलब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो रहा है। दूसरा बात, इसमें जो म्यूटेशन के लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सोमैटिक म्यूटेशन होता है उसमें केवल उसी इंसान को ही उनके लक्षण देखने को मिलेंगे, आगे जो भी उनकी संतानें पैदा होंगी उनमें ऐसा कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलेगा सोमैटिक म्यूटेशन में। आया दोनों में समझ में। बस आपको ये याद रखना है कि जर्मिनल सेल में ये म्यूटेशन हो रहा है और ये सोमैटिक सेल में हो रहा है, फिर बहुत ईजी है। ठीक, पहला समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड नंबर का हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर का हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर, या जिसे हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। तो पहला है स्वतः उत्परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और सेकंड नंबर का है प्रेरित उत्परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो आखिर ये क्या होता है, देखो अगर म्यूटेशन अचानक से उत्पन्न हो जाता है, इसका कोई रीजन ज्ञात नहीं होता है, मे भी प्राकृतिक कारणों की वजह से हो, मे भी किसी तापमान की वजह से हो या फिर किसी भी कारण से हो, लेकिन जब वो किसी प्राकृतिक कारण से या फिर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, स्वतः ही जीवों में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं।
आया समझ में? जैसे कि रोटी में फफूंद का लगना, आप लोग देखे हो ना, रोटी को जब हम लोग कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें फफूंद लग जाता है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, में भी प्रकृति के कारण, में भी नमी के कारण, आर्द्रता के कारण, किसी भी कारण से, वो हमको नहीं पता है कि किस रीजन से हो रहा है, वो हमारा स्वतः स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाता है। ठीक, प्रेरित उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जिसको कृत्रिम रूप से कराया जा रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए कुछ कोशिका है, जीवों की कोशिका है, उसके ऊपर कोई रेडिएशन डाला जा रहा है, कोई केमिकल डाला जा रहा है, या फिर उसको कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है। तो अगर म्यूटेशन को इंड्यूस्ड कराया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है, तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाएगा। और जब म्यूटेशन अपने आप होते जा रहा है, इसमें किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, तो वो स्वतः उत्परिवर्तन कहलाएगा। और आर्टिफिशियली इसमें कुछ किया जा रहा है, जैसे कि केमिकल डाला जा रहा है, तो वो आपका प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाएगा। बहुत ईजी है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। सब हम लोग अगला देखते हैं जीन म्यूटेशन, है ना? तो ये जो जीन म्यूटेशन है, सबसे पहले तो इसको मोस्ट टाइम भी कर लो आप लोग, क्योंकि जीन म्यूटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपके बीएससी जूलॉजी में आ सकते हैं। तो क्या होता है जीन म्यूटेशन? देखो, जब जीन में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब उसमें कोई केमिकली चेंजेस होता है, जिससे उसका मूल लक्षण ही क्या होता है, बदल जाता है, किसका? जीन का, तो वो हमारा जीन म्यूटेशन कहलाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, जीन म्यूटेशन वह म्यूटेशन होता है जब जीन में कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जब उसमें कोई केमिकली चेंजेस हो जाता है, जिससे उसका जो मूल लक्षण होता है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो वो हमारा जीन म्यूटेशन कहलाता है। आएगा इस समझ में? जीन म्यूटेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्षार युग्म प्रतिस्थापन, जिसे हम लोग कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, है ना? आगे मैं आप लोगों को इसे एक एक करके अच्छे से बताऊंगी। सेकंड नंबर में है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आएगा इस समझ में? चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्षार युग्म प्रतिस्थापन बता देती हूँ, समझ लेते हैं। बट उससे पहले बता दूं, आपको डीएनए आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मालूम होना जरूरी है गाइस, क्योंकि देखो मैंने इसे अच्छे से बताया है। अगर आप लोग जेनेटिक के सारे वीडियो में लाइन से देखोगे ना, तो फिर आप लोग डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर से समझ लेना, तभी ये चीज आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है क्षार युग्म प्रतिस्थापन? जब डीएनए का रिपेयर होते रहता है, जब डीएनए के रिपेयर के समय गलत क्षार का प्रवेश हो जाता है, जब क्षार का जो प्रवेश होना रहता है, वो जब उसमें कोई गड़बड़ी आता है, तो वो क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहलाता है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ। देखो नॉर्मली फ्रेम कैसा होता है, जो सामान्य फ्रेम डीएनए का जो फ्रेम होता है वो कैसा होता है, CAT GAT CAT GAT CAT G, इस टाइप से एक नॉर्मल फ्रेम होना चाहिए। लेकिन जब डीएनए का रिपेयर होता है, जब डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, उस समय क्या हो जाता है, किसी गलत क्षार का प्रवेश हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन हो गया है। CAT तो चलिए ये ठीक है, GAT ये भी ठीक है, CAT, लेकिन यहाँ पे देखो CGT आ गया है। मतलब यहाँ पे देखो जो ग्वानिन क्षार है ना, उसका यहाँ पर क्या हो गया, प्रवेश हो गया है। एक्चुअल में CAT होना चाहिए, यहाँ पे CAT होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CGT हो गया है। तो इस प्रकार अगर जो फ्रेम है उसमें कोई गड़बड़ी आता है, क्षार का गलत प्रवेश हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है, वो क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहलाता है। आया गई समझ में? बहुत ईजी है। क्षार युग्म प्रतिस्थापन वह म्यूटेशन होता है जब जो डीएनए की पुनरावृत्ति के समय में, डीएनए के रिपेयर के समय गलत क्षार का, गलत बेस का क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है वो हमारा क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहलाता है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर का देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। चलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन फर्क इसमें इतना है कि इसमें क्या होता है, एक से अधिक क्षार या तो बाहर निकल जाते हैं या तो फिर वो जुड़ जाते हैं। देखो पहले क्या हो रहा था, केवल एक आध बेस ही आगे पीछे हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा एक जो पेयर होता है वो ही क्या हो जाता है, पूरा बाहर निकल जाता है, या फिर उसकी जगह कोई नया आकर के जुड़ जाता है। इससे क्या होता है, अब यहाँ पर जो भी कोडान जो बनने वाला है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, जिस वजह से अब उनसे जो प्रोटीन बनने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के इनसे प्रोटीन बनेगा ना, अमीनो एसिड ही बनेगा, तो वो भी क्या होता है, पूरा चेंज हो जाता है। मतलब इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी हो जाता है। तो चलिए ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डिलीशन और दूसरा होता है इंसर्शन। तो डिलीशन मतलब बहुत इजी है। डिलीशन मतलब कोई एक जो क्षार
एक से अधिक क्षार हो जाते हैं वो यहाँ से हट जाते हैं, मतलब वो यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। देखो सपोज एग्जांपल के लिए सामान्य संदेश ऐसा होना चाहिए CAT GAT CAT GAT ये होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है कुछ ऐसे क्षार युग्म होते हैं वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, जो बेस होते हैं वो यहाँ से बाहर ही निकल जाते हैं। असामान्य संदेश में कैसे देखो CAT CAT ये तो ठीक है, GAT ये भी ठीक है, CAT यहाँ पे CAT ही पूरा गायब है ना, जो यहाँ पे CAT बेस होना चाहिए वो ही पूरा यहाँ से गायब हो गया है। फिर आपका आता है ATG, फिर ATG, फिर CAT, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है जब एक से अधिक क्षार जब अपने कोडान से पूरे से बाहर ही निकल जाते हैं, है ना, पूरा बाहर निकल जाते हैं तो वो हमारा डिलीशन कहलाता है। आया गया समझ में? देखो यहाँ पर पूरा ये जो CAT है ना वही पूरा क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया है, तो ये हमारा डिलीशन कहलाएगा। अब इंसर्शन में क्या होता है, सेम इसके अपोजिट, इंसर्शन में डिलीशन में बाहर निकल रहा था, इंसर्शन में कोई नया बेस जो होता है वो ऐड हो जाता है, बहुत सिंपल है। वहां पे डिलीट हो रहा था, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। देखो सामान्य संदेश ऐसा होना चाहिए, लेकिन असामान्य संदेश कैसा हो जाता है, CAT GAT CG है, ये पूरा नया आकर के जुड़ गया है। अब जो भी कोडान बनने वाला है वो पूरा चेंज हो जाएगा, काफी इसमें बड़ा सा गड़बड़ी होगा, जिसकी वजह से जो अभी इनसे जो अमीनो एसिड बनेंगे, जो प्रोटीन बनेंगे, उसमें भी चेंजेस आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है गाइस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और पहला जो बताई वो क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहलाता है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये हुआ, चलिए हम लोग अगला म्यूटेशन भी देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, या जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अभी तक हम लोगों ने देखा वो जीन उत्परिवर्तन था, जीन म्यूटेशन था। अब यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम में म्यूटेशन देखने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर मतलब जो कोशिका के जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब जो केंद्रक होते हैं, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं ना। लेकिन अगर इस क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी होता है, चाहे वो इसकी संख्या को लेकर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होता है, कोई चेंजेस होता है, तो वो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। सबसे पहला गड़बड़ी क्या हो सकता है, डिलीशन। तो डिलीशन में क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डिलीशन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपको पता है क्रोमोसोम में जब सेल, उसमें जब डिवीजन होता है, जब क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, उस समय क्या हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है कि वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं क्रोमोसोम। अब क्या होता है, डिलीशन के समय क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम के जो टुकड़े होते हैं ना, वो कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मतलब वहां से वो गायब हो जाते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए ये आपको क्रोमोसोम है, अब ये वाला जो क्रोमोसोम का जो टुकड़ा था वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया, या फिर वो कोशिका द्रव्य मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें अचानक वो घुल गया। अब क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में यहाँ पर क्या हो जाता है, गड़बड़ी आ जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी है तो कुछ ना कुछ विभिन्नता जीवों के शरीर में देखने को हमको मिलेगा। ये पहला प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डिलीशन कहलाता है। डिलीशन का मतलब होता है क्रोमोसोम के जो कुछ टुकड़े होते हैं वो यहाँ से पूर्णतः डिलीट हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया पहला नंबर का डिलीशन। अब देखो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में एक और आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण, स्थानांतरण में क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जो क्रोमो जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम के कुछ टुकड़े होते हैं वो कहीं अलग जगह पर जाकर के जुड़ जाते हैं। आया समझ में, क्रोमोसोम के जो टुकड़े होते हैं वो एक्चुअल जहां जुड़ना चाहिए वहां ना जुड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाकर के जुड़ जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम है उनका क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो ये सारी चीजें गाइस, जब क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होता है ना तो उसको हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। आया आपको समझ में? तो ये है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब चलिए आगे देखिए, गुणसूत्र के समूह में परिवर्तन, जीनोमैटिक म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन में गुणसूत्रों की संख्या ही बदल जाती है, मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। याद कीजिए मैंने आप लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर में काफी सारे डिसऑर्डर ऐसे ऐसे बताए थे जिसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है उसमें क्या हो रहा था, गड़बड़ी हो रहा था। बहुत सारे मैंने आप लोगों को सिंड्रोम बताया हुआ था। तो वही चीज को जो आपका नेक्स्ट जो आपका टाइप्स है ना, कई क्रोमोसोम की संख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वही चीज को मुझे फिर से बताना है। तो मैं एक काम करती हूँ, अगर आप लोग इससे पहले लेक्चर देखे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं नोट्स आप लोगों को दे रही हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मैं क्या की हूँ, बहुत इजी नोट्स बनाई हूँ गाइस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसको एक बार
पढ़ के देखना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपके पास जितना टाइम रहेगा आप लोग उतना ही लिखना, पूरा टाइप्स लिखने की कोशिश मत करना। जितना आपके टाइम रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और लंबा चौड़ा आंसर लिखने के चलते आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अगर 4 से 5 टाइप्स भी अगर आप लोग लिख लेते हो ना एग्जाम में, तो वो काफी है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जितने भी टाइप्स हैं म्यूटेशन के, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका आसानी से ले सकते हो। तो फिर कंप्लीट हो जाता है हम लोग का आज का जेनेटिक। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जेनेटिक्स पूरा समझ में आया कि नहीं, और नेक्स्ट हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें।